हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के आपकी अपकमिंग टर्म 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप जानते हो फिजिक्स में दो ही चैप्टर आपको पूछे जाने हैं बच्चे, और बड़े छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई वाला, ठीक है। और मुझे लगता है साइंस में फिजिक्स की प्रिपरेशन आप लोगों ने कर ही ली होगी, पर अभी आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और खास बात, अभी आपको पता है कि आपकी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव है, एंड व्हेन इट कम्स टू एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन इट डजंट मैटर कि आपकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है या कितनी खराब है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप आंसर तक कैसे पहुंच रहे हो या आपकी मेथड क्या है, उन सब से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। फर्क पड़ता है सही आंसर से, फर्क पड़ता है जल्दी आंसर से। मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में टाइम की कमी नहीं पड़ेगी, पर फिर भी आज मैं आपको जो सवाल कराने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप उनको बहुत अच्छे से कीजिए, और खास बात उसमें जो मेथड्स, जो ट्रिक्स, जो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, जिससे आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप अपने आंसर तक जल्दी भी पहुंच सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं, जिससे कि आपके पास में जिन क्वेश्चंस में समस्या लग रही है उनको करने के लिए स्कोप ज्यादा हो। सही है, तो इसको फॉलो करते हुए हम अपने सवाल करेंगे। ओएमआर कैसे भरना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बार, और उसके लिए अभी कुछ दिनों पहले हर्षल सर का एक वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पे ऑन द सेम चैनल, वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। नहीं देखा है जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि क्वेश्चन से ज्यादा ट्रिकी ओएमआर भरना है इस बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विद द क्वेश्चंस। बाकी प्रोसीजर आपको पता है कि सेक्शन ए बी सी में आपके क्वेश्चंस आने हैं दोस्तों। आपको टोटल 50 क्वेश्चन करना है, यू गोना बी गेटिंग 0.8 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन, तो 40 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है, ये आपको पता है। सेक्शन ए बी सी में आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, जैसे 24 में से 20 करने हैं, तो पहले हम उनकी बात करते हैं, फिर हम सेक्शन सी के कुछ वीडियोस में बात करेंगे दोस्तों, केस स्टडी के क्वेश्चंस कैसे करना होते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, और मेरा ऐसा मानना है कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को सबसे बढ़िया सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि हम ऑप्शंस एलिमिनेशन पे जाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा काम की होती है, ठीक है। सारे सवाल उससे हो पाएंगे ऐसा मैं नहीं कहता, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको क्लोज आंसर्स तो मिल जाते हैं। उसे आप कैसे यूज करेंगे अपने लॉजिक के साथ, ये हम देखते जाएंगे, और इसी बहाने हम लोग 2 चैप्टर्स फटाफट रिवाइज भी कर लेंगे। Hi friends, if you are in class 10th and aspiring for IIT JEE, then leave everything. Just watch this video, Eye Opener for IIT JEE, and you will understand why I am saying this. Go and watch Eye Opener for IIT JEE. चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपको कहा जा रहा है इन द फॉलोइंग कॉलम्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन इन कॉलम 1। कॉलम 1 में आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है बेटा, एंड नेचर ऑफ इमेज दिया हुआ है कॉलम 2 में, ठीक है। और आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। देखो ये बहुत अच्छे सवाल भी बन सकते हैं और ये बहुत ही आसान सवाल भी बन सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में ऑप्शन एलिमिनेशन एक बहुत बड़ी मेथड होती है, जिससे कि आप जल्दी अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस सवाल में आप देखिए ए के लिए उन्होंने 4 ऑप्शंस कैसे दिए हैं, पी क्यू आर एस पी एस पी क्यू आर। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, चारों अलग अलग हैं, तो कोई एक पकड़ लो दोस्तों, आपका काम हो जाएगा। ऐसे सी के लिए देखिए आर एस एस टी पी क्यू टी, चारों अलग अलग हैं, तो एक पकड़ लीजिए कोई भी, आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे ट्रिकी ये सवाल तब बनाए जा सकते हैं बच्चे जब वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करें। यहां तो बहुत आसान है, मुझे लगता है अभी तक आप में से काफी सारे स्टूडेंट ने कर ही लिया होगा। अगर आपका ये सही जाए तो जरूर आप कमेंट में लिखते जाइएगा कितने सही हुए आज के लेक्चर में से, ठीक है, जरूर लिखिएगा, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। चलिए मैं बड़ा सिंपल सा केस लेता हूं, इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है बच्चे, इफ ऑब्जेक्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन अ कॉन्केव मिरर, तो बताइए इमेज कहां बनती है। वेरी स्टैंडर्ड केस, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर होता है, एक रे डालते हैं हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
वो जाती है फोकस से, एक रे हम डालेंगे फोकस से, वो जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल। ऐसे इंटरेस्टिंगली आप पाते हो कि इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। नाउ इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड केस। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, ठीक है। इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, सेम साइज होगी, है ना। अब देखो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज बनेगी, पी क्यू टी। सी के लिए मैच कर रहा है पी क्यू टी, कितने ऑप्शन में है? सी के लिए मैच कर रहा है पी क्यू टी, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है डी, तो बस डी लगाओ। अगर 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 बाकी मैच नहीं करेंगे, ये सवाल बनाने वालों की गलती, ये हमारी नहीं, ठीक है। एक केस से पकड़कर आंसर आ सकता है, पर चलिए अभी सीख भी लेते हैं बचे हुए फटाफट। इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रखते हो तो अगर इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनती है दोस्तों? फोकस पर। डिमिनिश्ड बनती है, डिमिनिश्ड, राइट। रियल, और रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाओगे तो वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। सो इट विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, पी क्यू आर, बिल्कुल सही है दोस्तों। बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे ही हम नॉर्मल अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं बच्चे बियॉन्ड सी। तो कॉन्केव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज कहां बनती है दोस्तों? बिटवीन सी एंड एफ, एफ और सी के बीच में, हाँ या ना? अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है तो कैसी बनती है? रियल, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है, इन्वर्टेड ही बनेगी बच्चे, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, तो इसका भी पी क्यू आर आना चाहिए। मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और अगर ऑब्जेक्ट आपने फोकस पे रख दिया बच्चे तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है, एनलार्ज्ड बनती है, ये बात ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है तो इन्वर्टेड माना जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। तो यहां पर देखो, यहां पे आना चाहिए था पी क्यू एस, उसे एनलार्ज्ड बोलना चाहिए था अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो डी वाले में मैच करेगा पी क्यू एस, ठीक है। तो यहां पर एक एस भी आना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है एट सनराइज और एट सनसेट द सन अपीयर्स टू बी रेडिश। सनसेट या सनराइज के समय सन रेडिश अपीयर होता है, ये बात ठीक है। व्हाइल एट मिडडे इट लुक्स व्हाइट, दिस इज बिकॉज। नाउ इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, ह्यूमन आई वाले चैप्टर में आपको दिया हुआ है बच्चे। इसका रीजन क्या है? स्कैटरिंग, सही है। जब सनसेट या सनराइज के समय हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? तो सनसेट या सनराइज के समय सन होता है हॉराइजॉन पर, ठीक है। तो लाइट को ट्रेवल ज्यादा डिस्टेंस करना होता है, और लाइट जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है बच्चे, तो छोटी वेवलेंथ स्कैटर होते 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 अपनी आंखों तक आते आते उनकी इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है। जैसे सन से सारी वेवलेंथ्स निकली, सही है, लेकिन सन से जो वेवलेंथ्स आनी थी, जो लाइट आनी थी, उसको डिस्टेंस ज्यादा चलना है, तो रास्ते में आते आते छोटी छोटी वेवलेंथ्स स्कैटर ज्यादा होती हैं। रेले क्राइटेरिया पढ़ते हैं ना हम लोग कि स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेम्बडा के, जितनी वेवलेंथ कम उतनी स्कैटरिंग ज्यादा, लेम्बडा की पावर 4 के इनफैक्ट। तो जितनी वेवलेंथ कम उतनी स्कैटरिंग ज्यादा, हाँ या ना? तो ब्लू, वॉयलेट, ये सब कलर स्कैटर होते जाते हैं और रेड कलर कम स्कैटर होता है, तो अपने तक रेड कलर की इंटेंसिटी ज्यादा आएगी, इसलिए रेडिश दिखता है। अच्छा देखिए, यही क्वेश्चन आपको अगर सब्जेक्टिव में आता, बहुत अच्छा सवाल होता, लिखने में आपके लिखने की आर्ट वो भी मायने रखती। अभी तो कोई झंझट नहीं है बच्चे, ऑब्जेक्टिव है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोगों के लिए। सनराइज या सनसेट पर सन अपीयर रेडिश क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? स्कैटरिंग। छोटी वेवलेंथ्स स्कैटर हो जाती हैं, लॉन्गर वेवलेंथ्स कम स्कैटर होती हैं, वो हम तक पहुंचती हैं। यह होता है सनराइज और सनसेट के समय। अब दोपहर में क्या होता है बच्चे? सन ठीक अपने ऊपर आ जाता है, तो अब डिस्टेंस कम चलना है दोस्तों, तो स्कैटरिंग कम होती है, कम होती है तो ऑलमोस्ट सारी वेव्स अपने तक पहुंचती हैं, और जब सारे कलर्स अपने तक एक साथ पहुंचे तो कौन सा कलर मिलता है हमें? व्हाइट, ठीक है। तो इसलिए वो कैसा दिखाई देगा अपने को? व्हाइट। तो मैच कर रहा है बच्चे, स्कैटरिंग इज द आंसर। इजी क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको आसपास की थोड़ी इंफॉर्मेशन भी देते हुए इसलिए चल रहा हूं बच्चे, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, लेकिन इसी सवाल में से 4-5 सवाल और बन सकते हैं, तो अब आपके वो 4-5 सवाल भी सॉल्व हो गए। एक सवाल में 5 सवाल का मजा लो, बढ़िया, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो सबसे ट्रिकी है ओएमआर भरना। मुझे लगता है कि आप में से काफी बच्चों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बता दूं, हर्षल सर का वीडियो डला हुआ है ओएमआर कैसे फिलअप करना, वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और एग्जाम से पहले तो देख ही लेना। इस बार क्वेश्चन से ज्यादा ट्रिकी ओएमआर भरने की प्रोसेस है ना। और पहली बार ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन दे रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से अपने को करना पड़ेगा, ये बोर्ड में छपेगा, ठीक है। आज तक आप लोग थोड़े ओलंपियाड्स वगैरह देते आओगे, एनएसओ आईएमओ, तो वो सब प्राइवेट बॉडी के ओलंपियाड्स है दोस्तों, उन सब में ठीक है, लेकिन सीरियस भारत सरकार की परीक्षा यही दे रहे हो, इसके बाद एनटीएससी दोगे, ठीक है। तो थोड़ा ओएमआर भरने का प्रोसीजर प्रॉपर्ली आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा आसान है बच्चे, और आप 50-50 आंसर मिल सकते हो। कैसे? आपको कहा जा रहा है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, एंड दैट ऑफ ग्लास इज 3/2, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो ये ध्यान से देखना है बच्चे, किसका किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में। बड़ा सिंपल होता है दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, सीधा सीधा फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, खत्म। यहां पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ग्लास का दिया है 3/2, वाटर का दिया है 4/3, तो आ जाएगा 3/2 अपॉन 4/3। प्लीज 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 थोड़ा ब्रैकेट वगैरह लगा के अच्छे से करना, मैंने स्टूडेंट्स को यहाँ पे इतनी मैथमेटिकल गलती करते हुए देखता हूं। ये लिख लेंगे 3/2 अपॉन 4/3, पर भगवान जाने इस 3 में इस 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 में 3 को कर देते हैं, और कुछ का कुछ ही कर देते हैं। ब्रैकेट लगाओगे आसानी रहेगी, ठीक है। कितने ही स्टूडेंट को मैंने मैथमेटिकल ये गलती करते हुए देखा है कि 3/2 अपॉन 2 आया तो उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि ये 2 ऊपर ले जाना है या इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। भयानक गलती होती है ये, ठीक है। इसका बचने का तरीका बताता हूं, ऐसी गलतियों को बचने का एक तरीका भी है बच्चे। इस सवाल में तो बहुत बढ़िया काम का तरीका है वो, पर पहले मैं कैलकुलेशन करवा देता हूं दोस्तों। ये 3 जाएगा ऊपर इसके साथ और 4 जाएगा इसके साथ, है ना। इसको हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे ना, बोलते थे भागित उलट गुणित। तो मतलब व्हेन यू वांट टू डिवाइड ना, यू नीड टू मल्टीप्लाई विद द रेसिप्रोकल, आपको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/4, सो आंसर वुड बी 9/8। तो करेक्ट आंसर है 9/8। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप ये मिस्टेक कैसे अवॉइड कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन बड़े सीधे बनाए गए हैं बच्चे, तो गलती होने के चांसेस कम हैं, लेकिन कभी ऑप्शन थोड़े ट्रिकी बना दिए उन्होंने, तो फिर बचना कैसे। देखो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में पूछा है, ज्यादा किसका होता है बेटा, ग्लास का 3/2 बड़ा है 4/3 से, मतलब डेंसर का रेयरर के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो आंसर 1 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो 1 से बड़ा तो 8/9 कट, 3/4 कट, इन दोनों में से एक हो सकता है बेटा। उसमें से भी 4/3 इसलिए कट क्योंकि वो तो अकेले वाटर का ही दिया है, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ये वाला। बस लगाओ, कुछ इतना भी नहीं करना, इतना भी नहीं करना। और मैंने आपको क्या बोला, टेकिंग ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन इज लाइक प्लेइंग 2020। कैसे भी एज लग के भी चौका लगे तो अपने को डांस ही करना है, खुशी होना है कि मैंने कितना बढ़िया शॉट खेला, ठीक है। भले वो टेस्ट मैच में अपने को आउट करवाता वो शॉट, पर यहां पे आंसर तक पहुंचना जल्दी जरूरी है। देखिए इतनी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, ग्लास डेंसर है, वाटर रेयर है, आंसर 1 से बड़ा आएगा। 2 कट हो गए 1 से छोटे हैं। ये वाला इसलिए कट हो गया क्योंकि ये सिर्फ वाटर का है बच्चे, तो बचा ये, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम इजी सवाल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस f/2 फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान से देखो बेटा, क्या दिया है, f/2 फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, द डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी। दोस्तों बहुत ही आसान है, आपको है ना, आप ये सवाल सुन के कई बार क्या होता है बच्चे कि सर लेंस फॉर्मूला लगाना है, 1/v माइनस 1/u गुड 1/f, u दिया है, f दिया है, v निकालना है, ये सब करना होता बच्चे। लेकिन अगर ये एग्जामिनेशन कौन सी होती है, सब्जेक्टिव, जहां लिखने के मार्क्स मिलते हैं। अभी तो ऑब्जेक्टिव है बेटा, एंड सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव इज लाइक
2020 है ना, आंसर आना चाहिए, मैंने बताया अभी आपको 2020 क्रिकेट जैसा। कैसे भी एज लग के भी चौका पड़े तो खुश हो जाओ, बोलो कितना बढ़िया शॉट खेला। देखो यहां पर आप सिंपल लॉजिक से आंसर कर सकते हो। अगर कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, फोकल लेंथ एफ है, ऑब्जेक्ट उन्होंने, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है बच्चे, ये ऑब्जेक्ट रखा है पी पर f/2 पर, तो आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है ना बेटा। बस टेबल याद कीजिए। कल शाम को ही गुरुकुलम के लेक्चर में मैंने स्पेसिफिकली स्ट्रेस किया 12th वालों को कि अगर आपको टेबल याद रहेगा तो इवन जेई के नीट के क्वेश्चन भी आप ओरली कर सकते हो, जेई और नीट के। तो ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। टेबल क्या कहती है, कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो तो इमेज कैसी बनती है बच्चे, उसी साइड बनती है, एनलार्ज्ड बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। तो आपका जो डिस्टेंस है वो f/2 से बड़ा होना चाहिए ना बेटा। और मजे की बात, इतना भी करने की जरूरत नहीं, उसी साइड बनती है, तो उसी साइड बनती है मतलब निगेटिव आंसर आना चाहिए ना बेटा। तो आंसर कौन सा है, ये लगाओ, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप यहां पे ऑब्जेक्ट रखोगे बेटा, एक रे डाली अपन ने सीधे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जाएगी, एक ऑप्टिकल सेंटर पे डाली, दोनों को पीछे बढ़ाओगे पीछे मिलेंगी, समझ गए। तो यहां पर डिस्टेंस देखो, आंसर बड़ा होना चाहिए f/2 से, f/2 कट, f/3 और छोटा है बच्चे नहीं चलेगा, f/4 और छोटा है नहीं चलेगा, यही बचेगा। कहां लगा रहा हूं मैं मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला बच्चे, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल आएंगे ना बढ़िया बढ़िया हो जाएंगे। करना चाहो तो लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है, u की जगह रखना बेटा माइनस f/2, f की जगह रखना बेटा प्लस f क्योंकि कॉन्वेक्स है, सॉल्व करोगे तो v बराबर -f आ जाएगा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, लॉजिकली करिए, आंसर टिक करिए, आंसर में गोला भरिए और साइड के बॉक्स में लिखिए। OMR भरना ज्यादा ट्रिकी है, ठीक है, उसका ध्यान जरूर रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है, फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए वुड बी। दोस्तों अभी हमने बात की थी कि अगर आपको मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम ए के रिस्पेक्ट में, राइट। मैंने आपको स्नेल्स लॉ में हमेशा एक ट्रिक बताई हुई है, आप वो ट्रिक सॉल्व कीजिए, आपका सवाल खत्म। कैसे, अभी देखो अपने को निकालना है मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ए के रिस्पेक्ट में, तो ये बेसिकली होता है बेटा आपका म्यू बी बाय म्यू ए, हाँ या ना। अब आप बोलोगे सर कैसे निकालें, कुछ नहीं करना, सिंपल। देखो जिस मीडियम में एंगल है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उसी के एंगल के साइन से मल्टीप्लाई करो। ध्यान ये रखना एंगल किसके साथ नापना है बच्चे, नॉर्मल के साथ। यहां आपको कंफ्यूजन पैदा करने के लिए क्या किया गया है, ये एंगल भी दे दिया, ये एंगल भी दे दिया। 45 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, लेकिन 30-60 में तो है ना, तो गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। अपने को एग्जाम टेम्परामेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बच्चे। कई बार स्टूडेंट्स को आने के बावजूद वो एग्जाम टेम्परामेंट के कारण वहां पे नहीं कर पाते, कि एग्जाम का एक हवा होता है, ठीक है। तो उस एग्जामिनेशन के हवे में बह मत जाना, इजी करना, जो पढ़ा हुआ है जो सीखा हुआ है वही अपने को फॉलो करना है। मैंने आपको एनटीएससी के लिए भी हमेशा ये तरीका बताया है, एनटीएससी ग्रुप पे लेक्चर में भी इसको बोला है, मैं 12th में भी इसको बोलता हूं, इवन जेई और नीट एस्पिरेंट्स को भी क्या कहता हूं, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हो म्यू बी इंटू उसी में जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है बेटा 45 बन रहा है, उसके साइन से मल्टीप्लाई करो। सो म्यू बी इंटू साइन 45 बराबर हो जाएगा, ये मीडियम बी है ऊपर, नीचे मीडियम ए है बच्चे, डायग्राम में आप देखो म्यू ए, तो ये बराबर हो जाएगा म्यू ए इंटू इसमें नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है बच्चे, नॉर्मल के साथ। तो नॉर्मल ये वाली लाइन होती है बेटा, है ना, ये नॉर्मल है, ये सरफेस है, दिस इज नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है बेटा 60 डिग्री, राइट। तो गलती से साइन 30 मत कर देना, साइन 60 लेना यहाँ पे, तो यहाँ आएगा साइन 60। तो आप सॉल्व करोगे बेटा तो म्यू बी अपॉन म्यू ए सिंपली हो जाएगा साइन 60, साइन 60 होता है √3/2 अपॉन साइन 45 होता है 1/√2। फिर से
कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने दिमाग में, ये √2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो √2 से 2 जाएगा √2 टाइम्स, है ना। बेसिकली दिस विल बी लाइक √2/2, सो दैट वुड बी 1/√2, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं ना √2 इंटू √2, हाँ या ना। तो ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा √3 और डिनोमिनेटर में बचेगा √2, तो आंसर होना चाहिए √3/√2, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा है, ए वाला, √3/√2। जब भी आपको फ्रैक्शंस को डिवाइड करना हो ना बेटा, यूज ब्रैकेट, व्हेनेवर यू वांट टू डिवाइड फ्रैक्शन यूज ब्रैकेट। सिली मिस्टेक अवॉइड करने का तरीका बता रहा हूं बच्चे, ठीक है। देयर आर स्टूडेंट्स जिनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती ब्रैकेट वगैरह की, बिकॉज उनको ये मैथमेटिकल समझ होती है कि किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, क्या आएगा, तो वो यहाँ पे उलझते नहीं है। बट आई हैव सीन अ वास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आकर सब कुछ सही, फिजिक्स सही, फिजिक्स का एप्लीकेशन सही, फॉर्मूला सही, लेकिन आंसर गलत। क्यों? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक हो गई, मल्टीप्लाई करना था डिवाइड कर दिया, ऐड करना था सब्ट्रैक्ट कर दिया। उससे बचने का तरीका है बच्चे, ब्रैकेट यूज कीजिए। फिर से समझिए, हमें म्यू बी अपॉन म्यू ए निकालना था। ऑप्शंस इस सवाल में थोड़े ट्रिकी हैं बच्चे, ये दोनों। अगर आपको म्यू बी अपॉन म्यू ए निकालना है बेटा, तो ये गलती भी कर सकते हो, लेकिन फिर से एक लॉजिक बताता हूं, उससे कुछ ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हो। देखो बेटा, यहां पे लाइट रे किधर बैंड हो रही है, ध्यान से देखो बच्चे, लाइट रे किधर बैंड हो रही है। देखो इधर आई लाइट रे 60 डिग्री पे बैंड हुई 45 पर, मतलब टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड हुई। तो टूवर्ड्स नॉर्मल कब बैंड होती है बच्चे, जब वो रेयरर से डेंसर में जाती है, मतलब बी डेंसर है और ए रेयरर है। समझ गए क्या बच्चे? तो बी डेंसर ए रेयरर, तो बी का ए के रिस्पेक्ट में निकालना है ना बेटा, बी का ए के रिस्पेक्ट में, तो डेंसर का रेयरर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, आंसर 1 से बड़ा होना चाहिए। ये 1 से छोटा है बेटा, ये भी 1 से छोटा है, ठीक है। नन ऑफ दीज ऐसा लगता नहीं कि होगा, पर फिर भी करना पड़ेगा। तो अभी तो ए ही हो सकता था इन 3 में से, तो बाकी 2 तो वैसे ही काट सकते थे, आप देख के ही काट सकते थे। पर ये कंफ्यूजन ना हो उसके लिए बहुत सिंपल ये टेक्निक यूज कीजिए, स्नेल्स लॉ हमेशा ऐसे यूज कीजिए, जिस मीडियम में एंगल ले रहे हैं बच्चे उसका साइन इंटू उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर दूसरे मीडियम में एंगल का साइन इंटू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, काम हो जाएगा। समझ गए? चलिए, सो थैंक्स अ लॉट बच्चे। अभी आपने ये सवाल किए, आप इन सवालों को कीजिए और साथ साथ में जो बातें मैंने आपको बताई हैं अगर आप वो करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और हम यही चाहते हैं कि आप लोग बहुत जबरदस्त स्कोर करो। स्कोर प्रेशर लेके नहीं होता बच्चे, एग्जाम का स्कोर होता है क्योंकि हमें पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। तो सिर्फ मार्क्स लाने हैं इसलिए नहीं पढ़ना बच्चे, पढ़ने में मजा आएगा। जो क्वेश्चंस आज आपको करवाए वो न सिर्फ आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए फायदेमंद है, बाकी आपको जनवरी में जो एनटीएससी देनी है बेटा उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। विल मीट विद सम अदर क्वेश्चंस बेटे, सम मोर क्वेश्चंस for your board examination, for your NTSC, for your preparations, ठीक है। So till then, bye.